नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस साइंस क्लास एंड जीके यूट्यूब चैनल पे। आज हम यहाँ पे क्लास 12th बायोलॉजी का जो हमारे यहाँ पे 10th नंबर लेसन चल रहा था, इस 10 नंबर लेसन में हम पढ़ने वाले हैं आपकी अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। इससे पहले वाले जो हमारे पार्ट थे उसमें हमने प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था और प्रकाशिक अभिक्रिया के बाद में हमने चक्रीय और अचक्रीय फास्फोरिलीकरण के बारे में कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे आपकी अप्रकाशिक अभिक्रिया। हमने पढ़ा था कि पादप के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो मुख्य रूप से 2 चरणों में संपन्न होती है, जिसमें से जो पहला चरण है वो तो आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया और जो सेकंड नंबर जो चरण है आपका वो होता है यहाँ पे अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में कंप्लीट कर लिया था। अब हमारे नेक्स्ट है यहाँ पे अप्रकाशिक अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? अप्रकाशिक अभिक्रिया, या फिर इसको हम कहते हैं यहाँ पे डार्क रिएक्शन, या फिर इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन का मतलब कि इस अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए यहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती? यहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ये बात आप ध्यान रखना। फिर ध्यान रखना कि इस अभिक्रिया की जो अप्रकाशिक अभिक्रिया, इसकी जो खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक थे आपके ब्लैकमैन। कौन थे इसके वैज्ञानिक? यहाँ पे ध्यान रखना, ब्लैकमैन नामक वैज्ञानिक ने आपकी अप्रकाशिक अभिक्रिया की खोज की थी। फिर ध्यान रखना कि इस अभिक्रिया को यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। कौन सी रिएक्शन कहा जाता है? इसे बायोकेमिकल रिएक्शन भी कहा जाता है। कौन सी रिएक्शन कहा जाता है? यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जाता है। फिर ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो आपके अप्रकाशिक अभिक्रिया है ये आपके हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होती है। कौन से भाग में संपन्न होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा वाले भाग में संपन्न होती है। हरित लवक के स्ट्रोमा में, हरित लवक के स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ठीक है, लेकिन जो ग्रेना वाला भाग होता है वहां पर तो आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, ये तो हमें पता है, लेकिन अप्रकाशिक जो अभिक्रिया होती है ये आपके हरित लवक के जो स्ट्रोमा वाला भाग होता है वहां पे संपन्न होती है। फिर ध्यान रखना कि जो अप्रकाशिक अभिक्रिया है इसे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती? यहाँ पे प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की आवश्यकता, प्रकाश की आवश्यकता यहाँ पे नहीं होती है। लेकिन प्रकाशिक जो अभिक्रिया थी उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। वहां पे हमने देखा था कि जो आपके एटीपी और आपके NADPH का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? यहाँ पे NADPH प्लस H का निर्माण होता है। वहां पे हमने देखा था कि जो एसिमिलेटरी पावर बनती है इस एसिमिलेटरी पावर का उपयोग कहाँ पे होगा? इस डार्क रिएक्शन होगा। तो इसको तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो प्रकाशिक लाइट रिएक्शन है उसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। फिर ध्यान रखना कि इस प्रोसेस में होगा क्या। तो इस प्रोसेस में ध्यान रखना कि जो CO2 है इस CO2 का क्या हो जाएगा? आपका अपचयन हो जाएगा, मतलब रिडक्शन हो जाएगा। किसका रिडक्शन हो जाएगा? यहाँ पे CO2 का रिडक्शन हो जाएगा। और CO2 का रिडक्शन होकर क्या बनेगा? यहाँ पे C6H12O6। तो यहाँ पे CO2 का क्या हो रहा है? स्थिरीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? CO2 का स्थिरीकरण। तो इसे ध्यान रखना, आपकी कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है। कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया भी कहा जाता है। ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कार्बन स्थिरीकरण प्रक्रिया या फिर आपकी जैव रासायनिक क्रिया कौन सी प्रक्रिया होती है, तो ध्यान रखना अप्रकाशिक अभिक्रिया को कहा जाता है। फिर ध्यान रखना जैसे आपके CO2 का अपचयन किस में होता है? यहाँ पे ग्लूकोज में होता है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं यहाँ पे। तो इसमें ध्यान रखना कि जो जैसे आपकी CO2 का अपचयन होता है तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा कौन सी होती है? यहाँ पे ATP प्लस NADPH। ठीक है, तो ये ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? हम यहाँ पे ऊर्जा जो प्राप्त होगी वो आपके ATP से प्राप्त होगी। ATP प्लस NADPH H प्लस से प्राप्त होगी। अब ध्यान रखना कि जो कार्बन स्थिरीकरण की जो ये प्रोसेस है ये आपके अलग अलग पादपों में अलग अलग चलती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो कार्बन स्थिरीकरण की जो प्रक्रिया है वो आपके C3 प्लांट्स में कैसे चलती है। मतलब लगभग जितने भी पादप है उनमें कौन सा चक्र चलेगा? आपका C3 साइकिल चलेगा। C3 साइकिल चलेगा। ठीक है, तो C3 प्लांट्स, या फिर इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे ध्यान रखना केल्विन बेसन चक्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? केल्विन बेसन चक्र कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं केल्विन बेसन चक्र? ध्यान रखना इस चक्र की खोज किसने की थी? आपकी केल्विन नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसीलिए इसे यहाँ पे केल्विन बेसन चक्र भी कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे C3 चक्र या फिर जिसे हम केल्विन बेसन चक्र भी कहते हैं, इसमें है क्या मुख्य रूप से? तो पहली बात ध्यान रखना कि इसमें आपके जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो आपकी PGA बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? यहाँ पे फास्फोग्लिसरिक अम्ल हो जाएगा, फास्फोग्लिसरिक एसिड हो जाएगा। मतलब ये आपके 3 कार्बन परमाणु युक्त है। कैसा है? इसमें कार्बन आपके टोटल कितने? 3 कार्बन परमाणु युक्त है, इसीलिए आपकी C3 साइकिल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है C3 साइकिल? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट आपके स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका 3 कार्बन युक्त कंपाउंड बनता है। तो इसीलिए आपके 3 कार्बन युक्त कंपाउंड कौन से? यहाँ पे PGA, जिसे हम फास्फोग्लिसरिक एसिड कहते हैं। कंप्लीट ये बात यहाँ पे, फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये तो
फिर देखो नेक्स्ट क्या है यहाँ पे कि इस चक्र का अध्ययन है वो आपके केल्विन ने हरे सेवाल, और हरे सेवाल कौन कौन से, क्लोरेला और आपके सिनेडेसमस में किया था। मतलब जो C3 चक्र है, इस C3 चक्र का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था, तो केल्विन ने किया था। और किसमें किया था, हरे सेवाल। हरे सेवाल कौन कौन से, आपकी क्लोरेला और आपके सिनेडेसमस में किया गया था। इसके बाद में नेक्स्ट देखो यहाँ पे जो CO2 है, ये CO2 आपके ग्राही RUBP, मतलब सर्वप्रथम जो CO2 होता है, इस CO2 का जो ग्राही होता है वो ग्राही कौन होता है, आपके RUBP। RUBP का मतलब राइबुलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है। RUBP का मतलब राइबुलोज बाइफॉस्फेट। हमें पता है कि वातावरण है, उस वातावरण के द्वारा CO2 का अवशोषण किया जाएगा रंध्रों के द्वारा। तो इस CO2 का जैसे अवशोषण होगा तो इस CO2 को सबसे पहले ग्रहण कौन करेगा, तो वो ग्रहण करेगा आपके RUBP करेगा। तो ध्यान रखना कि जो CO2 का प्रथम ग्राही होता है वो कौन होता है, RUBP, और RUBP का पूरा नाम होगा राइबुलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है, या फिर 1,5 बाइफॉस्फेट लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर देखो इसमें जो मुख्य रूप से जो एंजाइम पाया जाता है वो पाया जाता है आपका रूबिस्को। कौन सा पाया जाता है यहाँ पे, रूबिस्को पाया जाता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रूबिस्को। और ये रूबिस्को एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है, आपके स्ट्रोमा में पाया जाता है। जो स्ट्रोमा वाला भाग होता है आपके हरित लवक या फिर क्लोरोप्लास्ट का, तो उस स्ट्रोमा वाले भाग में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, रूबिस्को एंजाइम। फिर ध्यान में रखना आपको कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए यह चक्र कितनी बार चलता है, 6 बार चलता है। कितनी बार चलता है, 6 बार। क्योंकि कार्बन कितना, एक, हमें टोटल ग्लूकोज में कार्बन कितने होते हैं, आपके 6 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे टोटल 6 कार्बन बनाने के लिए चक्र कितनी बार चलेगा, 6 बार चलेगा, तब यहाँ पे C6 होंगे। लेकिन एक बार में एक ही कार्बन बनेगा, दूसरी बार में 2 कार्बन, तीसरी बार में 3, चौथी बार में 4, पांचवी बार में 5, छठी बार में 6 कार्बन। तो जब 6 कार्बन बनेंगे तभी तो ग्लूकोज का निर्माण होगा, क्योंकि ग्लूकोज में कार्बन की संख्या कितनी होती है, आपकी 6 होती है। तो ध्यान रखना एक ग्लूकोज बनाने के लिए जो C3 साइकिल है ये आपके 6 बार रन करता है। कितनी बार रन करता है, आपके 6 बार रन करता है। फिर देखो नेक्स्ट आपके एक CO2 के स्थिरीकरण के लिए आपके 3 ATP व 2 NADPH की आवश्यकता होती है। कितने ATP की आवश्यकता होती है, एक तो 3 ATP व 2 NADPH की आवश्यकता होती है। ये बात आप नोट कर लेना यहाँ पे कि CO2 के स्थिरीकरण के लिए टोटल कितने ATP और NADPH की आवश्यकता होती है। तो 3 ATP वे आपके 2 NADPH प्लस H की आवश्यकता होती है। अब ये NADP और ATP प्राप्त कहाँ से होती है, तो हमें पता है कि आपके प्रकाशिक अभिक्रिया से प्राप्त होती है। ये कहाँ से प्राप्त होती है, आपके प्रकाशिक अभिक्रिया से प्राप्त होती है। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पे 6 CO2 के स्थिरीकरण के लिए, एक CO2 के स्थिरीकरण के लिए 3 ATP वे आपके 2 NADPH प्लस H की आवश्यकता होती है। लेकिन 6 CO2 के स्थिरीकरण के लिए कितने की आवश्यकता होगी यहाँ पे, तो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, तो यहाँ पे 18 ATP, और इसको भी क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 12 NADPH प्लस H प्लस की आवश्यकता होती है। मतलब अगर एक कार्बन, एक CO2 है, इसका अगर स्थिरीकरण करना है तो आपके 3 ATP और आपके 2 NADPH की आवश्यकता होगी। क्योंकि एक ही कार्बन के द्वारा एक ही कार्बन बनेगा, तो आपका जो C3 साइकिल है ये कितनी बार चलेगा, 6 बार चलेगा। कितनी बार चलेगा, 6 बार। तो एक CO2 स्थिरीकरण के लिए 3 ATP, लेकिन जब 6 बार चलेगा तो कितने CO2 का स्थिरीकरण होगा, यहाँ पे 6 अणुओं का स्थिरीकरण होगा। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितने ATP, 18, और आपके 12 NADPH की आवश्यकता होगी। फिर ध्यान रखना कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए C3 चक्र में कुल कितने ATP की आवश्यकता होगी, कि 18 ATP तो ये रहे हमारे पास। और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो 12 NADPH है, इसमें ध्यान रखना कि एक NADPH बराबर 3 ATP, एक NADPH बराबर 3 ATP। तो 12 है, 12 को 3 से गुणा करेंगे तो 12 मल्टीप्लाई 3 हो गए यहाँ पे, तो ये 6 3 36 हो गए, ठीक है। तो 18 और 36 टोटल कितने ATP हो गए, यहाँ पे 54 ATP हो गए। कितने हो गए, 54 ATP। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP की आवश्यकता होती है, तो 54 ATP की आवश्यकता होती है। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी। ये तो नॉर्मल बातें थी इस चक्र की कि C3 चक्र कैसे चलता है, कितने ATP की आवश्यकता होती है एक CO2 के, जब आपका ग्लूकोज का स्थिरीकरण होगा तो उस समय ध्यान रखना एक CO2 के स्थिरीकरण के लिए आपकी 3 ATP और 2 NADPH की आवश्यकता होती है। अब देखो इसके बाद में हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, हम बात करते हैं यहाँ पे इस साइकिल की। ये साइकिल बनता कैसे है और किस प्रकार से यहाँ पे इसको कंप्लीट करना है। तो हर एक बात को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको डिटेल से, एकदम प्रॉपर रूप से समझ में आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दो सारे, है ना। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो CO2 होगी, ये CO2 क्या होगी, आपके वातावरण से ग्रहण की जाएगी। ये लो CO2 आपके वातावरण से ग्रहण की जाती है। इसके अलावा इसके साथ में क्या मिलेगा, यहाँ पे H2 कहाँ से प्राप्त हो जाएगा, आपके जड़ों से प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान रखना कि इन दोनों को जो ग्रहण करने वाला होगा, मतलब CO2 का जो ग्राही होगा, वो ग्राही कौन है यहाँ पे, जो CO2 है इस CO2 का ग्राही कौन है, तो CO2 का ग्राही हो जाएगा यहाँ पे ध्यान रखना
RUBP क्या हो जाएगी यहाँ पे RUBP। RUBP का मतलब राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट, ठीक है। इसके कितने अणु हो गए यहाँ पे 6 अणु, इसके कितने अणु 6, और CO2 के भी क्या होंगे 6 अणु होंगे, CO2 के भी कितने अणु होंगे 6 अणु, क्योंकि ग्लूकोज बनाने के लिए हमें 6 अणु आवश्यक थे। तो हम यहाँ पे क्या करें डायरेक्ट इसके 6 अणु ले रहे हैं, तो जल के भी कितने हो जाएंगे यहाँ पे टोटल कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे आपके 6 अणु हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे टोटल आपके इसके 6 अणु हो गए है ना, 6 इसके अणु हो गए और 6 आपके CO2 के अणु गए, तो टोटल कितने हो गए 12 अणु हो गए। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जो फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। और इस फास्फोग्लिसरिक एसिड को ध्यान रखना हम शॉर्ट में कहते हैं आपके PGA, इसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं यहाँ पे PGA कहते हैं, फास्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेबल प्रोडक्ट बनता है इसमें कार्बन कितने होते हैं यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं 3 कार्बन होते हैं, इसलिए फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है वो आपके 3 कार्बन युक्त बनता है। इस कारण से इस चक्र को ध्यान रखना C3 चक्र कहा जाता है। अब ध्यान रखना यहाँ पे कि जो फास्फोग्लिसरिक एसिड है, कौन सा यहाँ पे फास्फो जो ग्लिसरिक एसिड है, ये फास्फोग्लिसरिक एसिड आपके फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया के द्वारा, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा आपके फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया के द्वारा, फास्फोरिलीकरण, तो फास्फोरिलीकरण की जो प्रक्रिया होगी इसमें, तो उस प्रक्रिया के द्वारा ध्यान रखना कि फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया के द्वारा ये आपके किस में कन्वर्ट होता है यहाँ पे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1,3-डाई PGA, ठीक है। किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपके 1,3-डाई PG, ये 1,3-डाई PGA क्या यहाँ पे, तो 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे 1,3-डाई फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। कंप्लीट है बात। अब देखो जब फास्फोरिलीकरण प्रक्रिया के द्वारा फास्फोग्लिसरिक एसिड से जब आपका 1,3-डाई PGA बनेगा, तो इस समय ध्यान रखना यहाँ पे कि जो ATP है 12 ATP के अणु काम में आएंगे। कितने अणु काम में आएंगे 12 ATP के अणु, और ये आपके क्या बनाएंगे यहाँ पे 12 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से यहाँ पे फॉस्फेट समूह ये जुड़ गया इसके साथ में, इसलिए यहाँ पे क्या गया 1,3-डाई PG आ गया। क्या आ गया यहाँ पे 1,3-डाई PG आ गया। अब देखो नेक्स्ट, अब ये 1,3-डाई PG आगे चल करके ध्यान रखना, आगे चल करके ये क्या बनाएगा यहाँ पे 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, क्या बनाएगा यहाँ पे 3PGAL, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, इसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं 3PGAL, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, AL का मतलब एल्डिहाइड, तो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। तो यहाँ पे पहले क्या बना आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड बन गया, और जब आपका 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, एल्डिहाइड बनता है, तो इस समय ध्यान रखना कि जो 12 NADPH होते हैं, कितने NADPH यहाँ पे 12 NADPH प्लस H, ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे, ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके 12 NADP प्लस में, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं आपके 12 NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि टोटल कितने अणु बन रहे हैं यहाँ पे आपके 1,3-डाई PGA के, ये भी आपके 12 अणु बन रहे हैं यहाँ पे, ये भी कितने अणु बन रहे हैं यहाँ पे 12 अणु, तो 12 अणु बन रहे हैं, तो 12 NADPH की भी आवश्यकता होगी यहाँ पे। तो इस प्रकार ध्यान रखना 12 NADPH प्लस H ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं आपके 12 NADP में कन्वर्ट हो जाते हैं। कंप्लीट है बात यहाँ पे। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखो मेन बात, इसमें से ध्यान रखना आपके कि जो PGAL है फास्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड है, इसमें से कुछ अणु तो क्या करेंगे आपके ग्लूकोज का निर्माण करेंगे, कुछ अणु तो क्या करेंगे आपके ग्लूकोज का निर्माण कर लेंगे। किसका निर्माण कर लेंगे यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण कर लेंगे। बाकी वाला जो साइकिल है ये साइकिल आपके चलता रहेगा, ठीक है। तो कुछ अणुओं ने क्या कर लिया यहाँ पे ग्लूकोज का निर्माण कर लिया, और बाकी वाले अणुओं ने यहाँ पे आपके 5-जाइलुलोज फॉस्फेट, 5-जाइलुलोज फॉस्फेट, 5-जाइलुलोज फॉस्फेट के 4 अणु बनाए। इसके तो कितने अणु बनाए यहाँ पे 4 अणु बनाए, ठीक है। लेकिन आपके 5-राइबोज फॉस्फेट, 5-राइबोज फॉस्फेट, इसके यहाँ पे कितने अणु बने, इसके ध्यान रखना यहाँ पे 2 अणु बन गए। इसके कितने अणु बन गए यहाँ पे 2 अणु बन गए, ठीक है। अब ध्यान रखना कि आपके 5-राइबोलोज जो फॉस्फेट है ये आगे चल करके यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके RUBP की पुनः उत्पत्ति, मतलब जो राइबोलोज बाइफॉस्फेट था इसकी क्या हो जाएगी पुनः उत्पत्ति, मतलब वो वापस क्या हो जाता है यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, पुनः उत्पत्ति हो जाएगी। तो जब RUBP की पुनः उत्पत्ति होगी तो आगे ध्यान रखना कि RUBP की जैसे पुनः उत्पत्ति होगी तो आगे चल करके ये आपके राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे राइबोलोज
राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ पे राइबोलोज 5 मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही कन्वर्ट होगा तो वापस हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, यहाँ पे RUBP प्राप्त हो जाएगी। क्या प्राप्त हो जाएगा, आपके RUBP। देखो ग्लूकोज का निर्माण होता जाएगा और ये यहाँ से आपके साइकिल है वो आपकी कंटिन्यू चलता रहेगा। लेकिन जब आप ध्यान रखना, जब आपके RUBP की वापस प्राप्ति होती है तो इस समय आपके 6 ADP है, 6 आपके ATP है, ये 6 ATP आपके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके 6 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे राइबोलोज 5 फॉस्फेट है तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं यहाँ पे राइबोलोज 1 बाई फॉस्फेट, क्योंकि एक फॉस्फेट का समूह क्या हो गया, यहाँ पे बढ़ गया। कहाँ से आया, वो आपके ATP से ADP बनता, मतलब ATP में 3 फॉस्फेट समूह और यहाँ पे कितना आपके 2 फॉस्फेट समूह, तो एक फॉस्फेट समूह आपके इसके साथ में जुड़ गया तो वो आपके RUBP का निर्माण कर लेता है। तो ये साइकिल होता है, ये आपकी कंप्लीट इस प्रकार से यहाँ पे रन होता रहता है। अब देखो इसके बारे में आपको स्टेप बाय स्टेप आपकी बुक में समझाए गए। आपको बस ये आपको साइकिल याद रखना और साइकिल के द्वारा आप आसानी से वो रिएक्शन बाकी वाली लिख सकते हो। मेन मुख्य रूप से याद रखना कि इसमें जो प्रोसेस होती है वो आपके 3 चरणों में संपन्न होती है। कितने चरणों में संपन्न होती है, 3 चरणों में। कौन कौन सी, एक तो होती है आपके यहाँ पे फॉस्फोरिलीकरण। कौन सी प्रक्रिया होती है यहाँ पे, फॉस्फोरिलीकरण, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रक्रिया होती है यहाँ पे ध्यान रखना, आपके RUBP की पुनः उत्पत्ति। किसकी पुनः उत्पत्ति, आपके RUBP की पुनः उत्पत्ति हो गई, पुनः उत्पत्ति। और नेक्स्ट ध्यान रखना यहाँ पे कि ये जो प्रोसेस होती है आपकी यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है, इस समय रिडक्शन होता है। इस समय क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन को हम हिंदी में कहते हैं यहाँ पे अपचयन। रिडक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, हम यहाँ पे अपचयन कहते हैं। तो अपचयन की प्रक्रिया, तो ये मुख्य रूप से ध्यान रखना, यहाँ पे 3 प्रोसेस होती है। ये 3 प्रोसेस के आधार पे यहाँ पे कंप्लीट होता है C3 साइकिल। ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे C3 चक्र हो जाएगा। तो ये बात आपको समझनी, यहाँ पे फॉस्फोरिलीकरण हो जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पे आपका रिडक्शन हो जाएगा और थर्ड नंबर कौन सा हो जाएगा, RUBP की पुनः उत्पत्ति। पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो CO2 है, इस CO2 का जो ग्राही होता है पहले वो कौन होता है, RUBP। 6 कार्बन आपके RUBP के, सॉरी 6 अणु RUBP के, 6 अणु किसके, आपके CO2 के। जब ये क्रिया करते हैं तो यहाँ पे ध्यान रखना आपका PGA का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, यहाँ पे PGA का मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड। PGA का मतलब फास्फोग्लिसरिक एसिड, और फास्फोग्लिसरिक एसिड में यहाँ पे ध्यान रखना कार्बन कितने, यहाँ पे आपके 3 कार्बन, और टोटल इसके कितने अणु बनते हैं, यहाँ पे 12 अणु। कितने अणु बनते हैं, 12 अणु बनते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे ये C3 साइकिल है वो याद रखना है। नॉर्मल है C3 साइकिल, आसानी से आप याद कर लोगे इसको, क्योंकि बाकी वाली जो प्रोसेस है वो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे आपको समझनी होगी। बाकी वाला जो टॉपिक है वो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखो इसके आगे हमारा जो चक्र आता है वो आता है आपका C4 चक्र। कौन सा चक्र आता है, यहाँ पे C4 चक्र आता है। चक्र के बाद में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे C4 चक्र के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, C4 चक्र के बारे में। ठीक है, हमने C3 चक्र के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। उस चक्र के द्वारा आपको सारी प्रोसेस स्टेप वाइज याद रखनी है। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट चक्र आता है यहाँ पे, उसका नाम है यहाँ पे H/Slash चक्र। इसे कहते हैं H/Slash चक्र, H/Slash चक्र, या फिर इसको कहा जाता है यहाँ पे C4 चक्र, या क्या कहा जाता है, इसको C4 चक्र कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे H/Slash चक्र या फिर जो C4 चक्र ये है क्या, इसको पहले तो हमें समझना है यहाँ पे क्यों नाम पड़ा इसका C4 चक्र। पहली बात ध्यान रखना कि इस चक्र के बारे में सबसे पहले बताने वाले कौन थे, मतलब एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था आपके कैप्रीलॉ। क्या नाम था यहाँ पे, कैप्रीलॉ। इस कैप्रीलॉ नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले, एक तो पादप था यहाँ पे मक्का, ठीक है। इसके अलावा एक वैज्ञानिक था, उसका नाम है यहाँ पे कोर्टचाक। क्या नाम था वैज्ञानिक का नाम, यहाँ पे कोर्टचाक। और इस कोर्टचाक ने प्रयोग किया था किस पे, गन्ने के ऊपर प्रयोग किया था। किसके ऊपर प्रयोग किया था, गन्ने के ऊपर प्रयोग किया था। इन्होंने देखा कि प्रकाश संश्लेषण के पश्चात जो आपके CO2 होती है ना, प्रकाश संश्लेषण के पश्चात जो CO2 होती है, इस CO2 के अपचयन के समय, इस CO2 के अपचयन के समय इन्होंने देखा कि मक्का और जो गन्ने वाला जो पादप होता है, इसमें CO2 के अपचयन के समय C3 कार्बन यहाँ पे प्राप्त ना होकर जो पहला प्रोडक्ट बनता है C3 कार्बन। हमने देखा था कि C3 चक्र में आपके पहला प्रोडक्ट कौन सा बन रहा था, PGA बन रहा था। तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि ये तो आपके 3 कार्बन युक्त ना होकर यहाँ पे 4 कार्बन युक्त पहला प्रोडक्ट, स्टेबल प्रोडक्ट जो बनता है, प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है, वो आपके 4 कार्बन युक्त होता है। तो इन्होंने देखा कि आपके C3 चक्र ये तो नहीं हो सकता, इसमें तो आपके 4 कार्बन बन रहे, तो इन्होंने इसका नाम क्या दे दिया, यहाँ पे C4 चक्र दे दिया है, ठीक है।
तो यहाँ पे इन्होंने देखा कि जो आपके 4 कार्बन युक्त पहला स्टेबल प्रोडक्ट था वो कौन सा था, यहाँ पे OAA, इसका पूरा नाम हो जाएगा ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये हो जाएगा इसका यहाँ पे पूरा नाम एसिटिक एसिड। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे कि कैप्रिलोव और आपके कॉर्टशॉप ने मक्का और गन्ने पर प्रयोग किए और इन्होंने देखा कि जब CO2 का अपचयन होता है तो मक्के और गन्ने में आपके अपचयन के बाद जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो आपके C3 ना होकर C4 होता है। लेकिन हमने अभी पढ़ा था C3 चक्र में कि सभी पाथों में C3 चक्र पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे हेच-लेक चक्र में ध्यान रखना कैप्रिलोव और कॉर्टशॉप ने ये आपकी सिद्ध कर दिया कि आपके कभी कभी आपके गन्ना और आपके मक्के वाले जो पादप होते हैं इनमें C3 वाला जो प्रोडक्ट प्राप्त ना होकर पहला जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका C4 कार्बन युक्त बनता है। मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी, टोटल 4 होगी। और जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो कौन सा होता है, 4 कार्बन युक्त OAA, जिसे हम ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड कहते हैं। ये बात तो समझ में आ गई यहाँ पे कि C4 क्यों नाम पड़ा है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात, इसके बाद में क्या हुआ था, एक दो वैज्ञानिक और आए थे। एक वैज्ञानिक का नाम था आपका हेच एवं दूसरे वैज्ञानिक का नाम था आपका स्लेक, हेच तथा स्लेक, हेच तथा स्लेक। इन्होंने हेच तथा स्लेक ने सारे परिणाम इकट्ठे किए, इस गन्ने और मक्के के द्वारा जो भी आपके परिणाम आए उनको देखे और इसके आधार पे इन्होंने ये खोज की। इन्होंने जो चक्र बनाया यहाँ पे नेक्स्ट चक्र, उसको अपने नाम के आधार पर इन्होंने नाम दे दिया हेच स्लेक चक्र। क्या नाम दे दिया इनको, हेच स्लेक चक्र दे दिया। ठीक है, और इन्होंने देखा कि ये जो चक्र होता है हेच स्लेक चक्र, या फिर हम इसको C4 चक्र भी कह सकते हैं। C4 चक्र क्यों कहते हैं मैंने कारण बता दिया यहाँ पे। तो इस चक्र को ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये जो चक्र होता है इसमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो आपके 4 कार्बन युक्त बनता है। कितने कार्बन युक्त बनता है, 4 कार्बन युक्त। कि पहला जो स्थायी प्रोडक्ट बनता है उसमें 4 कार्बन होते हैं, इसलिए इसे आपके C4 चक्र कहा गया। क्या कहा गया यहाँ पे, C4 चक्र। अब ये जो चक्र होता है वो एक तो चलता है आपके एक बीजपत्री पादपों में, इसमें चलता है आपके यहाँ पे एक बीजपत्री जो भी पादप होते हैं। और एक बीजपत्री में भी कौन कौन से पादप ध्यान रखना है यहाँ पे, एक तो मक्का में, एक आपके बाजरा में और एक आपके गन्ना में चलता है। इसमें चलता है आपके गन्ना में। तो इन्होंने देखा कि एक बीजपत्री पादप कौन कौन से, मक्का, बाजरा और गन्ना, इनमें C3 चक्र ना चलकर कौन सा चक्र चलता है, आपकी C4 चक्र चलता है। ठीक है, C4 चक्र कहाँ से है पता चल गया ये तो। अब देखो इसके बाद में नेक्स्ट, और कुछ द्विबीजपत्री पादप, कुछ जो आपके द्विबीजपत्री पादप होते हैं उन द्विबीजपत्री पादपों में भी आपके ये C4 चक्र चलता है। और द्विबीजपत्री पादपों में ध्यान रखना यहाँ पे एमेरेंथस, एक पादप का नाम हो जाएगा यहाँ पे एमेरेंथस, एमेरेंथस। और इसके अलावा हो जाएगा आपका यूफोर्बिया, एक हो जाएगा आपका यहाँ पे यूफोर्बिया। इन दो पादपों में क्या होता है ध्यान रखना, ये आपके C4 चक्र चलता है। एक तो ये द्विबीजपत्री पादप 2 हो गए, इसके अलावा 3 ये आपके एक बीजपत्री पादप, इनके अंदर कौन सा चक्र चलता है, आपका C4 चक्र चलता है। कंप्लीट है बात यहाँ पे। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पे C4 पादपों की विशिष्ट संरचना, C4 पादपों की विशिष्ट संरचना, C4 पादपों की विशिष्ट संरचना। कि इनके अंदर ऐसा क्या है कि इनके अंदर जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो आपका यहाँ पे 4 कार्बन युक्त बनता है। ऐसी कुछ संरचना तो होगी उसके अंदर जिसके कारण जो पहला प्रोडक्ट बनता है वो आपके 4 कार्बन युक्त बनता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो C4 पादप है, कौन से पादप, यहाँ पे C4 पादप की विशिष्ट संरचना, C4 पादप की विशिष्ट संरचना। इस विशिष्ट संरचना के अंदर इसमें है क्या, ऐसी क्या संरचना है यहाँ पे। तो मुख्य रूप से देखना यहाँ पे कि इस संरचना में होता क्या है कि C4 जो पादप होते हैं उसमें 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती है। क्या होता है इसमें, 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती है। 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिका पाई जाती। कितने प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं पाई जाती है, ये कौन कौन सी कोशिका। पहली जो कोशिका होती है वो होती है आपकी पर्णमध्युतक कोशिका। पहली कौन सी कोशिका होती है यहाँ पे, पर्णमध्युतक कोशिका, जिसे हम यहाँ पे ध्यान रखना कि मेसोफिल सेल्स भी कहते हैं। पर्णमध्युतक कोशिका जिसे हम इंग्लिश में मेसोफिल सेल्स कहते हैं, इसे कहा जाता है यहाँ पे आपके मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल कहा जाता है। और इसके अलावा जो दूसरी कोशिका होती है वो होती है आपकी पूल आच्छद कोशिका। सेकेंड नंबर कौन सी कोशिका होती है, आपकी पूल आच्छद कोशिका होती है, पूल आच्छद सेल्स। ठीक है, और इसे इंग्लिश में कहा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना, बंडल शीथ सेल। क्या कहा जाता है इसको, बंडल, SCATH शीथ सेल, बंडल शीथ सेल।
मतलब C4 पादपों के अंदर कुछ विशेष तो संरचना होगी ऐसी कि इनके अंदर जो पहला उत्पाद बनता है वो आपकी 4 कार्बन युक्त बनता है। तो इनके अंदर जब अध्ययन किया गया तो ऐसा देखा गया कि इसमें 2 प्रकार की प्रकाश संश्लेषी कोशिका पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो मेसोफिल कोशिका होती है, एक आपकी पूल आच्छादित कोशिका होती है। अभी मेसोफिल कोशिका और पूल आच्छादित कोशिका में ध्यान रखना कि जो पूल आच्छादित कोशिका होती है ये आपके 7 पूल के चारों ओर 1 या 2 स्तर बना लेती है। क्या करती है? पूल आच्छादित कोशिका होती है। ये आपके जो अंदर की ओर जो कोशिका देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ये अंदर की ओर जो कोशिका है ये क्या करते हैं, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं? आपके 7 पूल। इनके अंदर जो छोटी छोटी जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये तो आपके 7 पूल, ठीक है। अंदर की ओर संरचना क्या है? 7 पूल में। इसका डायग्राम देखो, अंदर वाली जो कोशिका, इसका डायग्राम यहाँ पे समझा रहा हूँ। जिस प्रकार से ये जो कोशिका है, ये कोशिका तो हो जाएगी यहाँ पे, ध्यान रखना, पूल आच्छादित कोशिका। ये कौन सी कोशिका हो जाएगी यहाँ पे? पूल आच्छादित कोशिका हो जाएगी, पूल आच्छादित सेल्स हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसके अंदर की ओर जो संरचना पाई जाती है, लेकिन इसके अंदर की ओर जो संरचना पाई जाती है वो संरचना देखना किस प्रकार से होती है। इसके अंदर की ओर क्या पाए जाते हैं? आपके 7 पूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? यहाँ पे 7 पूल पाए जाते हैं, ठीक है। और ये 7 पूल, ये हो गए आपके 7 पूल हो गए। क्या हो गए? यहाँ पे 7 पूल हो गए। तो इस प्रकार से ध्यान रखना कि 7 पूल के चारों ओर 1 या फिर 2 स्तर बना लेते हैं, और जिसके कारण ये जो संरचना बनती है ये आपकी माला के समान संरचना बनती है। किसके समान संरचना बनती है? माला के समान संरचना बनती है। क्या बनती है? आपकी माला के समान संरचना बनती है। और जो माला होती है, इस माला को ध्यान रखना कि जो जर्मन शब्द होता है, इस माला को जर्मन में ध्यान रखना क्रेंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको माला को आपके जर्मन में क्रेंज कहा जाता है। और पत्तियों की इस प्रकार की जो संरचना होती है इसे कहा जाता है आपके क्रेंज शारीरिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको क्रेंज शारीरिकी कहा जाता है। अब ये क्रेंज शारीरिकी समझ में आ गया आपको? देखो एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि क्रेंज शारीरिकी होता है क्या। मुख्य रूप से देखना कि जो आपके C4 प्लांट्स होते हैं, C4 प्लांट्स अभी हमने बात की थी कि एक बीजपत्री पादप कौन कौन से, यहाँ पे मक्का, बाजरा, गन्ना, अमेरेंथस और आपके यूफोर्बिया। इनके अंदर देखा गया कि जो पहला प्रोडक्ट होता है वो आपका C3 ना बनकर C4 बनता है। तो इनके अंदर कुछ तो विशेष संरचना होगी कि जिसके कारण यहाँ पे C4 बन रहा था। नहीं तो हमने अभी C3 चक्र पढ़ा था पीछे कि सब में C3 चक्र चलता है ना, लेकिन अब यहाँ पे C4 चक्र बनता है। मतलब पहला प्रोडक्ट बनेगा वो आपके 4 कार्बन युक्त बनेगा। तो इसमें ऐसा देखा गया कि आपके प्रकाश संश्लेषी कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है आपकी मेसोफिल सेल्स, एक होती है यहाँ पे बंडल सेल, ठीक है, जिसे हम पूल आच्छादित कोशिका कहते हैं। तो अंदर की ओर तो यहाँ पे आपके पूल आच्छादित कोशिका पाई जाती है, इनके बीच में ध्यान रखना। और इसके चारों ओर क्या होती है? यहाँ पे आपके अंदर की ओर 7 पूल कोशिकाएं पाई जाती है और बाहर क्या पाई जाती है? आपके पूल आच्छादित कोशिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार इनको चारों ओर से घेर लेती है और ये आपके माला के समान एक संरचना बनाते हैं। इस माला को जर्मन में कहा जाता है आपके क्रेंज, और इसी सारी संरचना को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे क्रेंज शारीरिकी कहते हैं। तो ये क्रेंज शारीरिकी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि क्रेंज शारीरिकी कौन से पादपों की आपकी विशिष्ट संरचना है? तो C4 पादपों की विशिष्ट संरचना। और C4 पादप में कौन कौन से हो जाएंगे आपके? अभी मैंने पीछे उदाहरण बताए थे आपको, मक्का हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा, बाजरा हो जाएगा, अमेरेंथस हो जाएगा, यूफोर्बियस हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे क्रेंज शारीरिकी के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एक बात और ध्यान रखना कि जो C4 पादप है, C4 पादप की पत्तियों में 2 प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। C4 पादप की पत्तियों में, C4 पादप की पत्तियों में 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं? यहाँ पे ध्यान रखना, 2 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, ठीक है। अब 2 प्रकार के वर्णक तो होते हैं, लेकिन ध्यान रखना एक वर्णक तो होते हैं आपके छोटे और एक जो वर्णक होते हैं यहाँ पे बड़े होते हैं, ठीक है। कितने वर्णक होते हैं? 2 होते हैं, जिसमें से एक तो छोटा होता है और एक क्या होता है यहाँ पे? बड़ा होता है। अब देखो 2 प्रकार के जो हरित लवक पाए जाते हैं वो किस प्रकार से रहते हैं, ये हमें बात यहाँ पे एक बार वापस समझते हैं। वापस मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि हमने बात की थी कि जो C4 पादप है, कौन से? यहाँ पे C4 प्लांट्स, ठीक है। इन C4 प्लांट्स में ध्यान रखना कि जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों में 2 प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। C4 प्लांट्स में पत्तियों में 2 प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं? यहाँ पे 2 प्रकार के हरित लवक पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे 2 प्रकार के हरित लवक कौन कौन से, इनको भाई याद रखना। यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो हरित लवक होगा वो ध्यान रखना यहाँ पे पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में। किसमें पाया जाता है? आपके यहाँ पे
पर्णमध्योतक कोशिका, हमने अभी दो कोशिकाएं देखी थी, एक तो पर्णमध्योतक कोशिका, एक पूलाच्छादित कोशिका। उनमें से ध्यान रखना कि पर्णमध्योतक कोशिकाओं में जो हरित लवक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं? पर्णमध्योतक कोशिकाओं। वो हरित लवक क्या होते हैं? एक तो छोटे होते हैं, एक तो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। एक आपके इसमें ध्यान रखना ग्रेना युक्त होते हैं, मतलब इसमें क्या पाए जाते हैं? आपके ग्रेना भी पाए जाते हैं, क्योंकि हरित लवक में क्या होता है? ग्रेना होता है। तो पर्णमध्योतक कोशिकाओं में ध्यान रखना कि आपके जो हरित लवक पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं और इनमें ग्रेना भी पाया जाता है इस हरित लवक में। नेक्स्ट ध्यान रखना कि पर्णमध्योतक कोशिकाओं के बाद में जो दूसरी कोशिका थी हमारी, वो कोशिका कौन सी थी? पूल आच्छादित कोशिका। नेक्स्ट कौन सी कोशिका थी? आपकी पूल आच्छादित कोशिका थी, है ना। दो प्रकार की कोशिका पाई जाती है पत्तियों में, एक तो पर्णमध्योतक कोशिका, एक आपकी पूल आच्छादित कोशिका। लेकिन पूल आच्छादित कोशिकाओं में ध्यान रखना कि जो हरित लवक पाया जाता था वो एक तो आकार में बड़ा होता और इसके अलावा ये आपके ग्रेना विहीन होता है। क्या होता है इसमें? आपके ग्रेना विहीन, मतलब इसमें ग्रेना वाला पार्ट नहीं पाया जाता था। क्या नहीं पाया जाता था? आपके ग्रेना वाला पार्ट नहीं पाया जाता था। अब देखो यहाँ पे पर्णमध्योतक कोशिकाओं में आपके ग्रेना पाया जाता है, लेकिन पूल आच्छादित कोशिकाओं में आपके ग्रेना नहीं पाया जाता है। तो हमें पता है कि जिसमें ग्रेना पाया जाएगा उसमें कौन सी अभिक्रिया होगी? आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया होगी, क्योंकि प्रकाशिक अभिक्रिया आपके ग्रेना वाले भाग में ही संपन्न होगी। तो इसमें ध्यान रखना कि पर्णमध्योतक कोशिकाओं में आपकी प्रकाशिक अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? यहाँ पे प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है, लेकिन ग्रेना विहीन है, इसमें ग्रेना नहीं है, बाकी वाले स्ट्रोमा वाला भाग है, तो इसमें आपकी अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी? यहाँ पे अप्रकाशिक अभिक्रिया होगी। ये हमें बातें यहाँ पे C4 प्लांट्स में ध्यान रखनी। बाकी वाली जो आपकी C4 प्लांट्स की जो भी आपकी मेन इंपॉर्टेंट बातें होगी, ये आपका जो C4 चक्र होगा वो हम पढ़ेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।